हेलो फ्रेंड, मैं मिथिलेश कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक इजी टू लर्न में। दोस्तों, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बात किया था 11th की मैथमेटिक्स और 12th की मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक सेट्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम इन्वेस्ट किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है। फादर ऑफ सेट जॉर्ज कॉन्टर साहब, जिनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था और उनका डेथ 1918 यानी 1918 में हो गया था। दोस्तों, जॉर्ज कॉन्टर साहब को फादर ऑफ सेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जॉर्ज कॉन्टर साहब ही ऐसे फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट्स के बारे में बताया गया। ओके, सेट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसका यूज हमको मैथमेटिक्स के बहुत सारा टॉपिक में होता है, इंटायर कैलकुलस में भी करते हैं और यहाँ तक कि हम प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके इसका डेफिनेशन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे व्हाट इज सेट। ओके, तो सेट्स का एक्चुअल मीनिंग होता है, हिंदी में इसको समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय मतलब एक प्रकार का कलेक्शन बोलते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन, तो द सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेट्स। ओके, इसका एक और डेफिनेशन है, सेट इज ए कलेक्शन बट ऑल कलेक्शन आर नॉट सेट। सेट हैज डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ओके, सेट ऐसे होते हैं जिसमें डिफाइन एलिमेंट होना चाहिए और डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होना चाहिए। एक ही एलिमेंट को हम बार बार नहीं लिख सकते। ओके, तो बट ये सब तो आपका सिर्फ डिफिनेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बट आप लोग को याद क्या रखना है वो मैं बताता हूँ। आप लोग को याद रखना है ये वाला डिफिनेशन। यदि आप लोग से कोई पूछे कि सेट्स क्या होता है, तो आप लोग सिर्फ इतना बताइएगा कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्शन शुड नॉट चेंज विथ पर्सन टू पर्सन तो देखिए कि जैसे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो जैसे कि अपने क्लास में दो बच्चे हैं, मान के चलिए कि मैंने अपने क्लास में गया और अपने क्लास के बच्चे का नाम लिया। जैसे अपने क्लास के कोई बच्चे हैं जिसका नाम, किसी का बबली है, किसी का बंटी है, किसी का चिंटू है, कोई सोनू है तो कोई मोनू है। तो मैं क्लास में गया और उनसे मैं एक क्वेश्चन किया कि टॉप 5 क्रिकेटर इन इंडिया। ओके, फिर सबसे पहले मैं बंटी को खड़ा करवाया और पूछा कि भाई बंटी, आप बताओ कि टॉप 5 क्रिकेटर इन इंडिया कौन है। तो बंटी बताया, बंटी के अनुसार सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, फिर बताया वीरेंद्र सहवाग, फिर बताया सौरव गांगुली, फिर बताया MSD महेंद्र सिंह धोनी और फिर बताया हरभजन सिंह। फिर यही क्वेश्चन मैं चिंटू से पूछा कि भाई आप बताओ कि टॉप 5 क्रिकेटर कौन है। तो चिंटू ने बताया विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, इरफान पठान और जहीर खान। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बंटी और चिंटू,
दोनों में मतलब टॉप 5 क्रिकेटर का नाम बंटी के अकॉर्डिंग सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, सौरव गांगुली है, महेंद्र सिंह धोनी है और हरभजन सिंह है। और चिंटू के अकॉर्डिंग विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, इरफान पठान और जहीर खान है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो ये सेट नहीं हुआ, क्या है कि सेट का डिफिनेशन हम क्या बताए थे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब था कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो, बट यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, तो इट इज नॉट अ सेट। ओके, अब चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपका एग्जांपल 1 हो गया। अब हम एग्जांपल 2 लेते हैं। तो जैसे मैं फिर उसी क्लास में गया और एक और क्वेश्चन पूछा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन, ओके। फिर सिमिलरली मैं बंटी को बोला क्या बताओ इस बार, तो बंटी बोला कि सर 1 3 5 7 9। फिर यही क्वेश्चन मैं चिंटू से फिर से पूछा कि चिंटू आप खड़े हो जाओ। वो बोला 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बंटी और चिंटू दोनों के अकॉर्डिंग। फिर मैं किसी और से भी पूछा तो वो भी बताया 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बंटी और चिंटू दोनों में क्या हो रहा है, नोट चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक प्रकार का इट इज अ सेट। तो आप लोग को अब तो पता चल ही गया होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब होता है और सेट किसे हम बोल सकते हैं और किसे नहीं बोल सकते हैं। कि वैसा जो सब व्यक्ति के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए सेम ही रहेगा तो उसको हम सेट बोल सकते हैं, बट सबके लिए डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे हम इस एग्जांपल में देखे थे कि टॉप 5 क्रिकेटर मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कोई कुछ और हो सकता है, बट ये और नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये मेरे अकॉर्डिंग भी वही होगा, बंटी के अकॉर्डिंग भी वही होगा, चिंटू के अकॉर्डिंग भी वही होगा, तो इसको हम सेट बोल सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का यही मतलब है। ओके, तो आप लोग को सेट्स के बारे में ओवरऑल सारा जानकारी मिल ही गया। चलिए 2 और एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल 3 लेते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश वोवेल अल्फाबेट। मैं ये क्वेश्चन फिर से पूछा, फिर मैं बोला कि इसके बारे में बताइए, तो ये बंटी बताया A E I O U। फिर मैं इसको बबली से पूछा, आप बताओ। बबली भी यही बोली A E I O U। फिर मैं मान के चलिए इसको चिंटू से पूछा, चिंटू भी वही बताएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार का सेट है, इट इज अ सेट। तो ये आपका प्रॉपर 3 एग्जांपल के सहायता से हम सेट्स को समझे कि सेट्स कौन होता है और सेट्स क्या नहीं होता है। कि जिसमें पर्सन टू पर्सन चेंज होगा उसको हम सेट्स नहीं बोलेंगे, जो पर्सन टू पर्सन सभी के लिए मतलब एक ही प्रकार का होगा उसको हम सेट्स बोलेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, तो
दोस्तों हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको चार बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। इसको रिप्रेजेंट जैसे मान के चलिए, एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है, ए कोई सेट है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। तो ये कोई सेट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको चार बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। कि सबसे पहले जो सेट्स का जो हम नेमिंग करते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं। इसको हम कभी यहाँ पे स्मॉल ए नहीं लिख सकते, इसको ऑलवेज हम लिखेंगे तो कैपिटल ए लिखेंगे या कैपिटल बी लिखेंगे या कैपिटल जो भी नाम देना है कैपिटल लेटर से ही करते हैं। उसको हम सेट्स को लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कर्ली ब्रेसेस मतलब मध्यम, कर्ली ब्रेसेस को हम हिंदी में बोलते हैं मध्यम कोष्ठक। ओके, इसको हम, और सेट्स में जितना भी एलिमेंट्स होता है उसको हम क्या करते हैं, कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। सेपरेटेड एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, तो ये और एक चीज और हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे यदि डिजिट के अलावा अल्फाबेट रहता तो यहाँ इंग्लिश का हम स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं, जैसे ए ई आई जो भी हो, मतलब हम स्मॉल लेटर भी यूज करते हैं। तो एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको चार बातों को ध्यान रखना है। एक होता है कि जो सेट का नेमिंग होता है वो कैपिटल लेटर से करते हैं। उसके जो मतलब सेट्स के एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, और उसके जो मतलब जो डिजिट या एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं कि कॉमा के द्वारा मतलब उसको सेपरेट करते हैं। और यदि डिजिट या एलिमेंट्स के जगह पर यदि सेट्स में मान के चलिए कि कोई इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं तो वहाँ पे हम उसको स्मॉल अल्फाबेट लिखते हैं। तो ये चारों बात हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम एक एग्जांपल के द्वारा इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं कि दोस्तों जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पूछा कि राइट द वर्ड स्कूल। ओके, अब सपोज दैट मान के चलिए एक चीज यहाँ से आपको ध्यान से देखिएगा, WL। अब इसको हम यहाँ पे तो आप लोग को बताया कि स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं, बट हम इसका एक सेट्स लिखते हैं। सपोज दैट मान के चलिए एक सेट्स है ए। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको लिखेंगे SCHOL। ये इसका प्रॉपर आंसर हुआ। बट हम आपको एक चीज बताए थे कि यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से लिखते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वर्ड लिखना है। जैसे हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता कि वोवेल मान के चलिए ए से आर तक लिखना है, तो वहाँ पे जैसे डायरेक्ट रहता तब, बट यहाँ पे हमको एक वर्ड दे चुका है और उसको बोल रहा है लिखना है, तो इसका हम नेमिंग प्रॉपर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो वर्ड 2 बार यूज होता है उसको हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते, उसको एक ही टाइम से लिखते हैं। तो इसमें हम लोग यही इस एग्जांपल का मैं देने का यही रीजन था कि जब क्वेश्चन में दिया हो कि मतलब क्वेश्चन में कोई वर्ड दे दिया हो तो उसको हम सेम वर्ड भी मतलब उसी प्रकार से उसको कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देंगे, बट उसमें जो मतलब वर्ड 2 बार यूज होता हो उसको हम एक ही टाइम से लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग को इतना तक क्लियर हो गया होगा। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज और बताता हूँ कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। ओके, कार्डिनल नंबर। ओके,
अब कार्डिनल नंबर का मैं डिफिनेशन देखता हूँ कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों एक एक सेट है, ए कोई सेट है 1 2 3 4 5। अब इस सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसके नंबर को जो हम काउंटिंग करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो जैसे कि इस सेट में हम देखते हैं ए इज ए सेट सेट्स एंड कार्डिनल नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, तो कार्डिनल नंबर 5 हो गया। तो आप लोग को कार्डिनल नंबर भी समझ में आ गया होगा कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। जितना कोई भी सेट्स मान के चले, दूसरा सेट लेते हैं, बी कोई सेट है ए बी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर हो गया आपका 7। तो चलिए अब हम इतना चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और एक एक करके नोट्स कर लीजिएगा, ताकि आपका नोट्स भी अच्छी तरह से बनते चले। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए हमको सबको इसको रब कर करके आप लोग को बताना पड़ता है। ओके, तो चलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बट आप लोग इतना कर लीजिएगा कि इसको जितना भी होता है, मतलब जितना भी हम पढ़ाते चलते हैं उसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो अब हम बात करते हैं वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, तो अब हम बात करते हैं वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हम सेट्स को 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, और तीसरा होता है वेन डायग्राम। अभी हम फिलहाल इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम आगे सेपरेटली अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि इसको जब हम सेट बिल्डर, यहाँ पे बिल्डर का मतलब क्या होता है? बनाना। ओके, मतलब क्या होता है कि कोई भी सेट को बनाने के लिए जो फॉर्म हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और उसको हम कोई सेट को एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। ओके, और वेन डायग्राम क्या होता है कि उसी का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। तो चलिए अब हम आपका इसका डेफिनेशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ओके, तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होता क्या है। The set in which all elements are present in curly bracket, the set in which tabular form या roster form किसको बोलते हैं? The set in which all the elements
all the elements present between in curly braces and separated by comma is called रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ओके, तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ओके, ए कोई सेट्स हैं, जैसे वोवेल अल्फाबेट, इंग्लिश का वोवेल अल्फाबेट ए, ई, आई, ओ, यू। तो दोस्तों जैसे कि हम इसको क्या करते हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और इसको सेपरेट करते हैं एक कॉमा के द्वारा। तो ये हो गया आपका एक, देखिए एक टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, b इक्वल टू 1 4 9 16 25। ओके, तो ये आपका हो गया एक रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब सिमिलरली हम डिफिनेशन देखते हैं इसका कि सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। ओके, तो इस एग्जांपल को रहने देते हैं। प्लीज आप लोग से फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म, BULDER। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म मतलब बिल्डर मतलब बनाना, जैसे कि हम आप लोग को पढ़ाना। सेट्स को जो बनाते हैं, सेट्स बनाने वाले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इन कर्ली ब्रेसेस properties of elements are written. These types of form are known as set builder form। ओके, तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन क्या है, इन कर्ली ब्रैकेट, यदि कर्ली ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन, दिस टाइप ऑफ फॉर्म आर कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, एक्स, सपोर्टेड ए कोई सेट है, एक्स, ये जो 2 पॉइंट होता है इसका मतलब होता है सच डेट, मतलब इसको रखता है एक्स सच डेट X is vowel English letter। ओके, देखिए यहाँ पे जो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है A इक्वल टू, मतलब इसको मतलब इस मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं, तो इसी को मैं लैंग्वेज में क्या लिखा है, X, इसको भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो X सच डेट, X ये क्या है, इसके प्रॉपर्टी को बता रहा है। क्या बता रहा है, ये जो बता रहा है ये इसके प्रॉपर्टीज को बता रहा है। ओके, तो देखिए x एक ऐसा एलिमेंट है जो मतलब वोवेल इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर है। ओके, तो इसी प्रकार जो मान के चलिए कि जो प्रॉपर्टीज को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म।
और जिसको हम क्या करते हैं, ये सेट्स को बनाना होता है, जैसे देखिए कि ये सेट्स को बनाने का फॉर्म करता है, सेट को बिल्डअप करता है, तो इसको सेट बिल्डर बोलते हैं। और ये जो टेबल में लिखते हैं उसको हम टेबलर फॉर्म में बोलते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये नीचे वाला एग्जांपल, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो बी कोई सेट है, तो यहाँ पे लिखिएगा x सच दैट x इज n स्क्वायर, और यहाँ पे दे दीजिएगा n बिलोंग्स टू n लेस देन n इक्वल टू 5। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि x इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब x जो है जो n स्क्वायर के फॉर्म में है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 6 हो गया, और 5 का स्क्वायर 6 हो गया। ये 5 तक ही है, मतलब 5 से ज़्यादा तो नहीं है। तो वही इसको हम क्या बोलते हैं कि वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो यही आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप लोग को शायद सेट बिल्डर फॉर्म का भी कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। तो चलिए हम आगे बात करते हैं मैथमेटिकल सेट के बारे में। ओके, तो मैथमेटिकल सेट के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैथमेटिकल सेट्स के बारे में बताने से पहले एक बिलोंग्स टू का कंसेप्ट आप लोग को बता देता हूँ। ओके, बिलोंग्स टू कि बिलोंग्स टू क्या होता है। बिलोंग्स टू मान के चलिए कि कोई रिच फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, कोई पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, कोई जैसे शाहिद कपूर जो था वो एक एक्टर के फैमिली से बिलोंग्स करते थे। तो बिलोंग्स करने का मतलब हो गया कि उससे संबंध रखना। ओके, तो जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, ए कोई सेट है 1 2 3 4 5। ओके, तो ए कोई सेट है। अब हम इसको लिखते हैं, मान के चलिए 1 बिलोंग्स टू, ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू ए। अब इसी में हम बोलेंगे कि सपोज दैट मान के चलिए 6 डज नॉट, 6 जो है इस सेट में नहीं है, तो इसको बोलेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको मैं बोल दूंगा बिलोंग्स टू, ये जो साइन है बिलोंग्स टू, और इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो वही मतलब कि जो 6 है जो ए से संबंध नहीं रखता है क्योंकि इसमें इसके अंदर नहीं अवेलेबल है, और 1 जो है जो ए से संबंध रखता है क्योंकि ये 1 जो है ए का ही एलिमेंट्स है। तो आप लोग को शायद बिलोंग्स टू का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे बात करते हैं मैथमेटिकल सेट्स। ओके, ओहो, आप लोग को तो एक चीज और बताना ही पड़ेगा। तो मैथमेटिकल सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज और बताता हूँ कि रियल नंबर क्या होता है, और नंबर सिस्टम का थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ओके, मैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट आप लोग को यदि नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसमें, तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा और नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा। बट यहाँ पे मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे बात करते हैं क्या, रियल नंबर के बारे में। ओके, रियल नंबर। अब रियल नंबर हम किसे कहते हैं, जो नंबर लाइन पे हम जितना नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का 2 टाइप्स होता है। ओके, एक होता है विथ डेसिमल और दूसरा होता है विदाउट डेसिमल। ओके, तो विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल, जैसे कि जिसमें हम डेसिमल यूज करते हैं उसको विद डेसिमल बोलते हैं, और जो विदाउट डेसिमल जैसे आपका हो गया -2 -3 -2 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों एक चीज और बताता हूँ आपको कि कभी भी कोई भी चीज को आपको इन्फिनिटी तक दिखाने के लिए तो 3 डॉट काफी होता है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। ओके, तो ये हो गया, मतलब इधर इन्फिनिटी तक
फिर -1 0 1 2 3, सिमिलरली यहाँ से 3 डॉट दिखा के, ये नहीं कि हाँ डॉट 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 डालते चलते हैं, ये कोई बात नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका विदाउट डेसिमल। इसमें डेसिमल नहीं होता, इसमें विद डेसिमल। अब क्या होता है कि विद डेसिमल जो होते हैं वो उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ओके, विद डेसिमल जो होते हैं वो उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, ओके। दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, ओके। इसका एग्जांपल लेते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये हो गया 1.12, ओके। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, हो गया आपका 1.12 इसको हम सिंपल रेकरिंग भी बोलते हैं। ओके, रेकरिंग, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग, इसको हम क्या करते हैं, इस दोनों को हम क्या करेंगे, इसको रेकरिंग का मान तो पता ही होगा कि रेकरिंग में क्या होता है कि डिवाइड में 99 लिखना पड़ता है, जितना एलिमेंट्स रहता है उतना जीरो लगा देते हैं। ओके, तो रेकरिंग का कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए इसको भी एक बार समझा दूंगा, छोटा शॉर्ट वीडियो बना के उसको समझा दूंगा। बट यहाँ टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जैसे इसको हम मान के चलिए, इसको जब डेसिमल को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डबल, ये हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखता है। और एक थर्ड फॉर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, इसका हो गया आपका 1.12345678 कुछ भी डॉट डॉट करके। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, मान के चलिए ये दोनों जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, ये आपका हो गया रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको पी वाई क्यू में फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट पी और क्यू याद रखिएगा, पी और क्यू दोनों इंटीजर होगा और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, इस दोनों को हम क्या करते हैं, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि रेकरिंग को भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो सिंपल जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इसको हम, ये जो होता है जो रूट्स वर्ड होता है, इसको क्या होता है 1.134, इसका डॉट डॉट करके कुछ भी लिख सकते हैं, बट इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में पूरा पता नहीं कि एक्चुअल कितना वर्ड है, क्या है ना। तो ये आपका हो गया इरोटेशनल नंबर। ओके, इसको हम बोलते हैं इरोटेशनल नंबर। ओके, तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को हम बोलते हैं इरोटेशनल नंबर। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसका क्या फंडा है। ओके, थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि स्केल का थोड़ा जो मतलब लाइट जो चलता है, मतलब थोड़ा पतला चल रहा है, बट आप लोगों को, हमको लग रहा है कि आप लोग को क्लियर है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये मान के चलिए, ये हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। यदि हम यहाँ से लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, यदि इसमें 0 इंक्लूड कर देंगे, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। ओके, जब इसमें 0 इंक्लूड कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, होल नंबर। होल नंबर होता है कि नेचुरल नंबर में जब हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं होल नंबर। ओके, और इस टोटल नंबर को जब हम इंक्लूड कर देंगे तो इसको बोलेंगे नेचुरल, मतलब इंटीजर नंबर, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी इंक्लूड रहता है।
ओके, तो ओवरऑल आप लोग को पता चल गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसको अच्छे से आप लोग मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको साथ साथ में एक बार आप लोग इसके बारे में समझ लीजिएगा। ओके, तो आप लोग को यहाँ तक तो शायद क्लियर ही होगा कि जैसे कि रियल नंबर हम किसे बोलते हैं। रियल नंबर जो जितने को हम मतलब नंबर लाइन जो होता है संख्या रेखा पर जितने नंबर को हम दिखाते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर दो प्रकार का होता है, एक विथ डेसिमल होता है, एक विदाउट डेसिमल होता है। विथ डेसिमल में क्या होता है कि तीन टाइप्स होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है और बट रिपीटिंग होता है। बट एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग हम उसको बोलते हैं जो सिंपल डेसिमल में लिखते हैं 1.12 या 1.13 इस तरह का होता है जिसको हम p/q में लिखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो होता है जिसको हम रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग के फॉर्म में जैसे जिसके मतलब बार बार वही रिपीट होता है उसको हम रेकरिंग वाले कंसेप्ट में जैसे जिसको हम इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग उसको बोलते हैं जिसको हम p/q के, और इसका कोई मतलब डेफिनेट एलिमेंट नहीं होता है, कितना तक जाएगा डेसिमल के बाद कितना एलिमेंट होगा इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। तो इसको हम ये हो गया आपका इरोटेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। ओके, सॉरी इरोटेशनल नहीं इरेशनल नंबर। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं आप लोग के लिए आगे कि मैथमेटिकल सेट्स क्या होता है। ओके, तो वन बाय वन करके हम सारा मैथमेटिकल सेट्स को देखते हैं। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपका नोट्स अच्छे से बने। तो हम बात करते हैं मैथमेटिकल सेट। मैथमेटिकल सेट, मैथमेटिकल सेट, मैथमेटिकल सेट। दोस्तों आई थिंक आज का वीडियो ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो आज हमको यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। बाकी हम मैथमेटिकल सेट और इससे रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम है वो कल के वीडियो में करेंगे। तो क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है थोड़ा बोरिंग सा लगता है, अभी स्टार्टिंग है तो आप लोग को भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती होगी। तो आप लोग इसको एक बार दो बार देखिएगा वीडियो, और एक दो बार देखिएगा तो आप लोग को आराम से क्लियर हो ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल इससे आगे मैथमेटिकल सेट के बारे में देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, तब आप लोग को क्लियरिटी हो जाएगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी स्टार्टिंग है अभी, इसलिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी पे मैनेज कीजिएगा, क्योंकि अभी उतना थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी में भी प्रॉब्लम होती है। बट कोई ना, धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर लेंगे। आप लोग साथ में बने रहो, एक दो वीडियो के बाद धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगी। तो जाते जाते आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आदमी के पास पहुंचे और वो इस वीडियो को देख कर अपना बेनिफिट उठा सके और अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। ओके, धन्यवाद।